स्टूडेंट वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर साउंड का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन साउंड वेव के फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड से रिलेटेड है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड वेव। तो हमें इसमें बताना है कि जो साउंड वेव का वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड क्या होता है, उससे क्या आप समझते हैं। तो देखिए, जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ये ट्यूनिंग फॉर्क है, और जब ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट किया जाता है तो उसे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यह साउंड एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेगा तो यह अपने बगल वाले एडजेसेंट एयर पार्टिकल को वाइब्रेट करेगा, और यह जो एयर पार्टिकल है वह अपने पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करेगा। यह यह अपने पोजीशन से चलकर जहां तक जो लिसनर है वहां तक नहीं पहुंचेगा। यह सिर्फ अपने पोजीशन से टू एंड फ्रो, एक बार इधर जाएगा, फिर ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। ऐसे ये मूव करेगा, और यह जब मूव करेगा तो यह अगले वाले पार्टिकल को प्रेस करेगा, तो वो अगले वाला पार्टिकल फिर उसी तरह मूव करेगा। तो साउंड में क्या होता है कि एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। यह डिस्टरबेंस से जब यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ जाएगा तो यहाँ जो एयर डेंसिटी है वह अधिक हो जाएगा, फिर जब वापस आएगा तो एयर डेंसिटी कम होने लगेगा, फिर जब यहाँ आएगा तो एयर डेंसिटी अधिक होगा। तो इस तरह से एयर डेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम होते रहता है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, जैसे यहाँ ये स्पीकर है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर हम डेंसिटी और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ बनाएंगे, अगर किसी पार्टिकुलर टाइम पर डिस्टेंस और डेंसिटी के बीच का ग्राफ बनाएंगे, तो जैसे अभी एक पार्टिकुलर टाइम पर लेते हैं, तो पार्टिकुलर टाइम पर यहाँ पर देखिए डेंसिटी अधिक है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेंसिटी कम हो रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं डेंसिटी कम हो रहा है, फिर डेंसिटी मिनिमम हो गया, फिर डेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होकर यहाँ पर डेंसिटी मैक्सिमम हो गया, फिर धीरे धीरे डेंसिटी कम होते गया, डिक्रीज करते गया, और यहाँ पर मिनिमम डेंसिटी हो गया, फिर यहाँ से डेंसिटी इंक्रीज करते 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 यहाँ पर मैक्सिमम डेंसिटी हो गया। तो इस तरह यह पैटर्न बनते जाएगा। और साउंड वेव क्या है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते जाएगा, और इस तरह से वो साउंड वेव मूव करते जाएगा। तो जहां पर डेंसिटी अधिक होता है उसको मैक्सिमम डेंसिटी होता है, उसको कंप्रेशन बोलते हैं, और जहां पर डेंसिटी मिनिमम होता है वहां उसको हम लोग रेयरफेक्शन बोलते हैं। तो जहां पर डेंसिटी अधिक होता है वहां पर प्रेशर भी अधिक होता है, और जहां पर डेंसिटी कम होगा वहां प्रेशर कम होगा। तो अगर हम या तो डेंसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ बना सकते हैं, या डेंसिटी और प्रेशर और डिस्टेंस का ग्राफ बनाएंगे तो दोनों ग्राफ सेम होगा। जैसे यहाँ पे इसमें प्रेशर है तो यहाँ डेंसिटी अधिक है तो यहाँ प्रेशर भी अधिक होगा, तो यहाँ पर कंप्रेशन बनेगा। और और यहाँ पर प्रेशर कम है तो यहाँ रेयरफेक्शन बनेगा। यहाँ पर उसी तरह जिस टाइप का डेंसिटी का वेरिएशन होता है उसी तरह से प्रेशर का वेरिएशन होता है। तो अगर हम डेंसिटी और प्रेशर का ग्राफ बनाएंगे डिस्टेंस के साथ, तो ये डिस्टेंस है, और ये जो लाइन है ये है एवरेज डेंसिटी या एवरेज प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज डेंसिटी और प्रेशर। तो डिस्टेंस के साथ क्या होगा, किसी हम पार्टिकुलर टाइम पर लेंगे, जैसे इस टाइम पर ये जो स्क्रीनशॉट मान लीजिए, जब इस टाइप का वेव था तो हम लोगों ने एक फोटो इसका निकाल लिया और इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो क्या होगा, अभी डेंसिटी मैक्सिमम है, यहाँ पर डेंसिटी मैक्सिमम है, तो ये यहाँ से मैक्सिमम डेंसिटी धीरे धीरे कम हो रहा है, कम होते होते एवरेज डेंसिटी आ गया। जैसे यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस पर मान लेते हैं कि एवरेज डेंसिटी है, और फिर एवरेज डेंसिटी से भी डेंसिटी कम होने लगा, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं डेंसिटी कम हो रहा है। तो यहाँ पर मिनिमम डेंसिटी हो गया, यहाँ पर मिनिमम डेंसिटी हो गया, तो ये ग्राफ नीचे आ गया, मिनिमम डेंसिटी हो गया। और फिर ये डेंसिटी इंक्रीज करने लगा, यहाँ से फिर ये डेंसिटी इंक्रीज करने लगा, तो यहाँ से यह ग्राफ ऊपर की तरफ जाने लगा, और फिर एवरेज डेंसिटी के इक्वल हो गया, और यहाँ पर एवरेज डेंसिटी के इक्वल हो गया। फिर यहाँ एवरेज डेंसिटी से फिर उसका डेंसिटी इंक्रीज करने लगा, फिर एवरेज डेंसिटी से इंक्रीज करते करते डेंसिटी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। इस तरह यहाँ पैटर्न को क्या होगा, रिपीट होते जाएगा, और वेव
आगे बढ़ते जाएगा। तो अगर हमसे क्या पूछा गया है, वेवलेंथ के बारे में पूछा गया है। तो वेवलेंथ क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये जो ग्राफ बना है, इसमें एक पीक पीक पॉइंट है और ये वैली है। ये पीक है और वैली है, इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं और इसको ट्रो बोलते हैं। इसको क्रेस्ट बोलेंगे, ऊपर वाले पॉइंट को, मैक्सिमम पॉइंट जो है उसको क्रेस्ट बोलेंगे और इसको ट्रो बोलेंगे, सबसे नीचे वाले पॉइंट को ट्रो बोलेंगे। तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रो के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं और उसको लेमडा से डिनोट करते हैं। जैसे दो अलग अलग हम वेव लेते हैं, इसमें देखिए कि इसका इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए ये ग्राफ ऐसे बन रहा है और इन दोनों के दो क्रेस्ट या दो कंप्रेशन, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वह लेमडा है, इसको वेवलेंथ बोलेंगे। और इस केस में देख रहे हैं कि यह दो दो क्रेस्ट या दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस अधिक है और इसमें डिस्टेंस कम है, तो इसका लेमडा अधिक होगा, इसका वेवलेंथ अधिक होगा और इसका वेवलेंथ कम होगा। The distance between two consecutive compression C or two consecutive rarefaction R is called the wavelength। तो ग्राफ पर हम वेवलेंथ अगर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, दो कंसेक्यूटिव, दो लगातार रेयरफेक्शन को लेंगे या दो लगातार कंप्रेशन को लेंगे और उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग वेवलेंथ बोलेंगे और इसे ग्रीक लेटर लैम्डा से डिनोट किया जाता है। तो यह डिस्टेंस को मेजर करता है, तो डिस्टेंस का मेजर करता है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड वेव इन वन टाइम पीरियड, कैपिटल टी ऑफ द वेव। अच्छा, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है, वन टाइम पीरियड। जैसे ट्यूनिंग फॉर्क को हम वाइब्रेट करेंगे तो ट्यूनिंग फॉर्क का जो प्रोंग है, मान लीजिए प्रोंग जब स्टार्ट किया तो ये लेफ्ट में गया, सॉरी राइट में जाएगा, फिर ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा, फिर लेफ्ट में जाएगा, फिर ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। तो इसको हम ये वन टाइम पीरियड बोलेंगे। अगर अपने पोजीशन से राइट में गया, फिर ओरिजिनल पोजीशन आया, फिर लेफ्ट में गया, फिर ओरिजिनल पोजीशन आया, तो इस इसको करने में जितना टाइम लगेगा उसको हम वन टाइम पीरियड बोलेंगे। अच्छा, तो यहां से यहां तक वेव को आने में कितना टाइम लगेगा, वन टाइम पीरियड लगेगा। यानी जब ट्यूनिंग फॉर्क का प्रोंग यहाँ से ओरिजिनल पोजीशन से यहाँ गया, फिर ओरिजिनल पोजीशन आया, फिर लेफ्ट में गया, फिर ओरिजिनल पोजीशन आया, तो उतना टाइम में एक कंप्रेशन बन जाएगा। यहाँ पहले कंप्रेशन था तो ये वाला कंप्रेशन यहाँ आ जाएगा उतना ही टाइम में, सेम टाइम में। तो ये क्या बोल रहा है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड वेव इन वन टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो हम वेवलेंथ को दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या, अगर एक टाइम पीरियड में, वन टाइम पीरियड में साउंड वेव जितना डिस्टेंस से ट्रेवल करता है वह उसका वेवलेंथ हो जाता है। यानी यहां से यहां तक साउंड वेव को आने में कितना टाइम लगेगा, वन टाइम पीरियड, और इस डिस्टेंस को लेमडा बोलेंगे। चाहे हम कंप्रेशन को ले या चाहे रेयरफेक्शन को लो, दोनों में टाइम उतना ही लगेगा। अब हम फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। अगर दो अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क है, अगर इसको हम वाइब्रेट करते हैं तो एक में देखिए इस टाइप का पैटर्न बन रहा है। इसमें क्या है, कंप्रेशन नजदीक नजदीक है, और एक दूसरा जो ट्यूनिंग फॉर्क है उससे अगर हम पैटर्न देखते हैं वेव का, तो इसमें थोड़ा अधिक डिस्टेंस पर है। दो कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस है अधिक है कंपेयर करेंगे इसके। तो इससे क्या मालूम चल रहा है, इसका वेवलेंथ कम है और इसका वेवलेंथ अधिक है। तो अगर हम इसको वाइब्रेट करते हैं तो देखिए, इसको अगर हम वाइब्रेट करेंगे ट्यूनिंग फॉर्क को, तो इसको यह जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रहा है, तो इसपे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जल्दी जल्दी बन रहा है। और यह है कि स्लो, इसके कंपेयर में स्लो वाइब्रेट कर रहा है, स्लो ऑसिलेट कर रहा है। तो इसमें क्या है, वेवलेंथ अधिक, वेवलेंथ का जो डिस्टेंस है वो अधिक है। क्यों, क्योंकि वन टाइम पीरियड में हम लोगों ने अभी देखा कि वन टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस है जितना ट्रेवल करेगा वो वेवलेंथ होगा, तो इसका टाइम पीरियड
कम है और इसका टाइम पीरियड अधिक है, तो इसका टाइम पीरियड अधिक है तो इसका वेवलेंथ कम हो गया और इसका वेवलेंथ अधिक हो गया क्योंकि इसका टाइम पीरियड अधिक है। तो फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे? द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू देन अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू मेक्स वन कंप्लीट ऑसिलेशन। देखिए जो डेंसिटी है, मैक्सिमम वैल्यू से क्या होगा, मिनिमम वैल्यू जाएगा, मिनिमम से फिर मैक्सिमम जाएगा, तो वह एक ऑक्सीलेशन हो जाएगा। तो द नंबर ऑफ सच ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। तो एक सेकंड में जितना ऑक्सीलेशन होगा उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। The number of such oscillation per unit time is the frequency of the sound wave। एक सेकंड में जितना ऑक्सीलेशन होगा उसको हम लोग साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो इस केस में देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी अधिक है, इस केस में देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी कम है। अगर हम एक सेकंड में देखेंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी अधिक है और इसका फ्रीक्वेंसी कम है। इट्स एसआई यूनिट इज हर्ट्ज, सिंबल एच जेड, इसका यूनिट होता है हर्ट्ज होता है, जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज होता है। तो एक सेकंड में जितना बार ये वाइब्रेट करेगा, ये जो ट्यूनिंग फोर्क है एक सेकंड में जितना बार ऑसिलेट करेगा, यानी अपने ओरिजिनल पोजीशन से राइट में गया, फिर ओरिजिनल पोजीशन आया, फिर लेफ्ट में गया, फिर ओरिजिनल पोजीशन आया, यह एक सेकंड में जितनी बार इस पैटर्न को रिपीट करेगा उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब आते हैं टाइम पीरियड। देखिए ये डिस्टेंस के साथ एक ग्राफ बनाते हैं, ये वेव है जो मूव कर रहा है, हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर हम इसके वेव को देखते हैं। तो वेव को हम देखेंगे तो जैसे यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, यह जो पैटर्न है, हम जब यहाँ पर मान लें कंप्रेशन आया उसको मेजर करना चालू करेंगे, टाइम मेजर करना चालू करेंगे, और सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव जब कंप्रेशन इस पॉइंट पर पहुंचता है तो हम टाइम मेजर कर लेंगे। जैसे ये देखिए, जैसे यहाँ पर एक कंप्रेशन आएगा, टाइम पीरियड यहाँ अभी टाइम पीरियड मेजर करना चालू कीजिए, और जैसे ही सेकेंड जो कंप्रेशन ये इसके पास आया था वो उसको हम टाइम पीरियड को मेजर कर लेंगे। तो उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे, उस टाइम को क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। इसे वेव का टाइम पीरियड बोलेंगे। द टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन टू क्रॉस ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। किसी फिक्स पॉइंट पर दो लगातार कंप्रेशन को जाने में कितना टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। तो दो लगातार कंप्रेशन किसी फिक्स पॉइंट पर जाने में जितना टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। और यह टाइम पीरियड कैसे क्रिएट होता है, जो ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क जो ऑसिलेशन पीरियड होता है, एक ऑसिलेशन में जितना वह टाइम लेता है वही वेव का टाइम पीरियड हो जाएगा। इट इज इक्वल टू द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, यानी यहां से यहां तक आने में जितना टाइम लगेगा वह वन टाइम पीरियड हो जाएगा, और यह टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन के इक्वल होगा। एक ऑसिलेशन के एक जितना टाइम लगेगा वन ऑसिलेशन में उसके इक्वल होगा टाइम पीरियड। इट्स एसआई यूनिट इज सेकेंड, यह टाइम को मेजर करता है तो इसलिए इसका यूनिट क्या है, सेकेंड है। और टाइम पीरियड और जो फ्रीक्वेंसी है उसमें रिलेशन होता है, ये इसको नू बोलते हैं, ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, यह होता है नू इक्वल टू 1/t। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में कितना बार वाइब्रेट किया, ऑसिलेट किया, तो एक सेकंड में जितना बार वाइब्रेट करेगा तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो और टाइम पीरियड क्या होता है, वन ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, यानी नू इक्वल टू 1/t। अब हम एम्पलीट्यूड को देखते हैं। देखिए अगर हम ट्यूनिंग फोर्क से साउंड क्रिएट करते हैं
साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो जो एयर पार्टिकल है अपने पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो यह मानते हैं यह पार्टिकल है, एयर पार्टिकल अपने पोजीशन से जितना अधिक दूर जाएगा, तो जितना दूर जाएगा फिर वापस आओ ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा, फिर इधर लेफ्ट में भी उतना दूर जाएगा फिर ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। तो इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलेंगे, यानी ओरिजिनल पोजीशन से जितना वह दूर गया उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलेंगे। यहाँ से मानते हैं यहाँ तक गया या फिर वापस रिटर्न आया तो इसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे। और इसको हम लोग ग्राफ पर कैसे डिनोट करेंगे, जैसे हम लोगों ने ग्राफ बनाया डिस्टेंस और प्रेशर का ग्राफ डिस्टेंस के साथ बनाया। तो देखिए ये जो ग्राफ बना तो मैक्सिमम डेंसिटी और मिनिमम डेंसिटी, यहाँ से एवरेज डेंसिटी है और एवरेज डेंसिटी से जो मैक्सिमम डेंसिटी के बीच का जो है ये मिनिमम डेंसिटी, दोनों इक्वली होगा। तो इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक को एम्पलीट्यूड बोलेंगे और इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। जिसे इसमें डेंसिटी मैक्सिमम डेंसिटी कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक हुआ, और इसमें कितना मैक्सिमम डेंसिटी हुआ, यहाँ से यहाँ तक हुआ। अगर प्रेशर को इसकी जगह हम प्रेशर को भी ले सकते थे, तो प्रेशर भी मैक्सिमम प्रेशर यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा और मिनिमम यहाँ से यहाँ। तो इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलेंगे। फॉर साउंड इट्स यूनिट विल बी दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ प्रेशर। तो साउंड के केस में क्या होगा, जो अगर जो एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या होगा, जो साउंड और जो डेंसिटी और डेंसिटी या प्रेशर का जो यूनिट होता है वही यूनिट एम्पलीट्यूड का भी होगा। क्यों? क्योंकि ये तो एम्पलीट्यूड को एम्पलीट्यूड क्या बता रहा है, डेंसिटी को ही बता रहा है। यहाँ से यहाँ डेंसिटी कितना हुआ, यहाँ से यहाँ डेंसिटी कितना हुआ, यहाँ से यहाँ प्रेशर कितना हुआ, यहाँ से यहाँ प्रेशर कितना हुआ। प्रेशर को ही मेजर कर रहा है, डेंसिटी को मेजर कर रहा है, तो इसलिए इसका यूनिट डेंसिटी या प्रेशर का यूनिट के इक्वल ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाउ आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड। तो इसमें हमें बताना है कि जो साउंड वेव का वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी, इन दोनों में रिलेशन क्या है, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसमें देखिए एक वेव है मूव कर रहा है, एक साउंड वेव जा रहा है, ये डिस्टेंस के साथ है, डेंसिटी या प्रेशर का ये ग्राफ है। तो ये साउंड वेव मूव कर रहा है। तो देखिए साउंड वेव मूव कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। हम लोग इसको लेम्डा से डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर लेम्डा से डिनोट करते हैं। दो कंसेक्यूटिव जो कंप्रेशन है या रेयरफेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको लेम्डा से डिनोट करते हैं। और टाइम पीरियड इक्वल क्या होता है, टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। और टाइम पीरियड क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। दो कंप्रेशन के बीच में जाने में जितना टाइम लगा उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। जैसे ये वाला जब यहाँ पर था और ये जो कंप्रेशन जब ये ग्राफ यहाँ पर था, तो यहाँ से जब यहाँ तक पहुंचा तो उसके बीच में जितना टाइम लगा उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलेंगे। और इसके बीच का डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलेंगे, लेम्डा बोलेंगे। तो अगर हमें स्पीड निकालना है, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क जो वाइब्रेट करता है टू एंड फ्रो, तो एक वाइब्रेशन एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है उसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। जैसे ये ट्यूनिंग फॉर्क का प्रोंग है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो इसमें जितना टाइम लगा हुआ टाइम पीरियड के इक्वल होगा। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड ये अपसिलन का सिंबल है, ग्रीक लेटर है अपसिलन, इसको अपसिलन, स्पीड को हम अपसिलन से डिनोट करेंगे। तो स्पीड अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड निकालना है तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो इस केस में देखिए हमें डिस्टेंस से मालूम है, हाँ डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का मालूम है, यह उसके वेवलेंथ के इक्वल होगा। और यहाँ से यहाँ तक जाने में का जो कितना टाइम इसने कंज्यूम किया, तो यह टाइम पीरियड के इक्वल कंज्यूम किया टाइम, कैपिटल टी के। तो अगर हमें स्पीड निकालना है तो क्या होगा, लेम्डा को टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे तो ये स्पीड हो जाएगा। और अभी हम लोग ने देखा कि जो नू यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है 1/t, यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है 1/टाइम पीरियड।
तो देखिए यहाँ पर जो 1/t है उसके जगह हम क्या लिख देंगे, 1/t की जगह 1/t की जगह हम नू लिख सकते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो यह जो स्पीड ऑफ साउंड हो जाएगा लेमडा मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमें स्पीड और लेमडा और इस इक्वेशन से क्या मालूम चल रहा है, स्पीड लेमडा और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन मालूम चल रहा है। तो हमसे पूछा गया था हाउ आर द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव रिलेटेड टू स्पीड। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।